हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभिलाषा एजुकेशन 07 पर। तो दोस्तों, आप आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? आपने देख लिया होगा बोर्ड पे, मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो आइए देखते हैं हम मौर्य साम्राज्य की ओर बिना समय गवाते हुए। तो यानी कि माना जाता है मौर्य साम्राज्य का उदय मौर्य साम्राज्य का या मौर्य साम्राज्य की हम कर सकते हैं शुरुआत। मौर्य साम्राज्य की शुरुआत 322 ईसा पूर्व, ठीक है, होती है या आप बोल सकते हैं मानी जाती है। तो 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की शुरुआत होती है। तो आपने मगध या महाजनपद के बारे में पढ़ा होगा हमारी कक्षा में पिछली में। तो आपको पता होगा कि मौर्य साम्राज्य कैसे उदय हुआ और कैसे महाजनपदों का अंत हुआ, जिससे हमारे मौर्य साम्राज्य का उदय होता है। तो हमारा मौर्य साम्राज्य का इतिहास कब से है? 322 ईसा पूर्व में, ठीक है। और चंद्रगुप्त ने चाणक्य कौटिल्य, जो इनका नाम भी जाना जाता है, की मदद या सहायता से मौर्य साम्राज्य स्थापित किया। जो चंद्रगुप्त मौर्य है ना, उनके यानी कि जो गुरु कौन है? चाणक्य। तो उनकी सहायता से, जिनको यानी कि चाणक्य का एक नाम कौटिल्य के नाम से भी जाना जाते हैं, जो रणनीति के क्षेत्र में माहिर थे, और यानी कि वही इनका जो रणनीति क्षेत्र है और जो सलाह वगैरह वह सब चाणक्य के थ्रू यानी कि वे अपना शासन करते थे। और उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, जिसमें यानी कि हमारे देखने को मिलता है जो चंद्रगुप्त मौर्य के हम एक झलक देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की माता जो है शूद्र माता ब्राह्मणों के अनुसार शूद्र जाति या शूद्र वर्ण की मानी जाती थी, ठीक है। और उनकी माता का नाम क्या है? हमारी जो चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम है मुरा। माता मुरा के नाम से जानी जाती थी। ब्राह्मणों के यानी कि उनके अनुसार माना जाता है कि जो उनकी माता है मुरा, वह शूद्र, ठीक है, किसके यानी कि शूद्र वर्ण की मानी जाती हैं, जो कहां पर नंदा वंश के जो क्षेत्र उसमें रहती थी, यानी नंद वंश बोल सकते हैं आप, या नंदा के क्षेत्र में रहती थी।
ठीक है, ये माता जी हो गई। अब आप बोलोगे कि इनके पिताजी के बारे में वो भी जानना है, लेकिन अभी तक यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के पिताजी के बारे में सही अनुमान नहीं लगाया गया है कि जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य है, इतिहासकारों का मानना है कि उनके पिताजी का नाम, कोई यानी कि इतिहासकार बोलता है उनके पिताजी का नाम साहुल है। ठीक है, ये आपने नोट डाउन कर लिया ना। इतिहासकारों का मानना है कि उनका नाम साहुल है एवं अन्य इतिहासकार के अनुसार कुछ और नाम बताया जाता है। ठीक है, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उनके पिताजी का नाम साहुल है, और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उनके पिताजी का नाम कुछ और है, और एवं यानी कि इनके जो वर्ण है उसका भी अलग अलग अनुमान लगाया गया है। जैसे कुछ का मानना है कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वह क्षत्रिय क्षत्रिय है। ठीक है, और कुछ यानी कि मानते हैं शूद्र हैं वह। तो इसका भी यानी कि प्रॉपर अनुमान नहीं लगाया गया है कि वह क्षत्रिय धर्म से थे यानी सूत्र यानी कि जो वर्ण है उनके वहां से थे। तो जो हम देखते हैं हमारे चंद्रगुप्त मौर्य, नोट डाउन कर लिया ना आपने ये, यानी कि अभी इसका कुछ प्रमाण नहीं मिला है कि वह किस वर्ण के थे। तो ये इतिहासकारों का ये मानना है कि उनकी माताजी भी जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण जो वर्ण है उसके अनुसार भी ये माना गया है कि उनकी माता किसकी, शूद्र वंश की यानी कि शूद्र वर्ण की थी। आइए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखते हैं। चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। आइए हम चंद्रगुप्त मौर्य पे नजर डालते हैं। चंद्रगुप्त एक कुशल कुशल सेनापति सेनापति था, और चंद्रगुप्त एक
कुशल राजनीतिक था। ठीक है, तो यानी कि चंद्रगुप्त यानी कि कुशल सेनापति एवं कुशल राजनीतिक था, जो हमारे यानी कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। जिन्होंने अपने पड़ोसी राज्य पर आक्रमण कर मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। ठीक है, जो हमारे देखने को मिलता है कि अपने पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण कर हमारे चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको अपने अधीन कर लिया और मौर्य साम्राज्य की नींव डाली, जिसमें नोट डाउन कीजिए, मैं साइड हो जाता हूं। और आप नोट डाउन कर लिया ना ये? नंबर 3 हमारा उत्तर भारत एवं उत्तर भारत, पश्चिम भारत, सॉरी पूर्व भारत, ठीक है, पूर्व भारत एवं तथा मध्य भारत क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। ठीक है, उन्होंने यानी कि उत्तर भारत और पूर्व भारत तथा मध्य भारत पर अपना अधिकार यानी कि शासन कर लिया और उसे अपने अधीन मिला लिया। तो जिसमें आगे हमें ये नोट डाउन कीजिए आप पहले फटाफट, फिर हम आगे चलते हैं। जल्दी नोट डाउन कीजिए, मैं साइड होता हूँ। हो गया नोट डाउन? चलिए जल्दी नोट डाउन कर लिया करो थोड़ा। और हमें क्या देखने को मिलता है कि हमारा चंद्रगुप्त मौर्य का नाम कैसे पड़ा, यानी कि कुछ इतिहासकारों का मानना है। आइए देखते हैं, उस पर झलक मारते हैं। बौद्ध से ज्ञात होता है कि नेपाल के तिराही जो हमारा किसका है, नेपाल क्षेत्र का है, जो हमारा तराई के लोग जो है हमारे तराई के कहां पर, नेपाल के जो यानी के
सटीक है जो लगा हुआ क्षेत्र जो है हमारा क्या है, गोरखपुर। ठीक है, क्या है हमारा, गोरखपुर। गोरखपुर, गोरखपुर के क्षेत्र में मौर्य क्षत्रिय वंश के लोग रहते थे। ठीक है, जिससे ज्ञात होता है कि यह मौर्य वंश के हैं, मौर्य वंश के हैं। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। किससे ज्ञात होता है, बौद्ध धर्म से ज्ञात होता है कि वह नेपाल के समीप सटे हुए क्षेत्र में गोरखपुर में यानी कि क्षत्रिय धर्म के लोग रहते थे, जिससे यानी कि वह मौर्य वंश के थे। तो जिसमें वह वहां से ज्ञात होता है कि वह चंद्रगुप्त है जो मौर्य वंश के हैं। ठीक है, तो ये यानी कि एक इसका महत्वपूर्ण पहलू है जिससे उनका नाम ज्ञात करते हैं बौद्ध धर्म से। ठीक है, आगे चलते हम। तो यानी कि हमारे जो मौर्य साम्राज्य का और विस्तार कैसे हुआ, यानी कि नंद वंश का है जो नंद वंश की कमजोरी एवं बदनामी का फायदा, बदनामी को, ठीक है, देखते हुए चंद्रगुप्त ने इसका फायदा उठाया। ठीक है, किसका, नंदवंश का, नंदवंश की कमजोरी और वहां की बदनामी को देखते हुए किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने उसका फायदा उठाया और वहां पर और वहां का तख्ता पलट कर दिया, यानी कि आक्रमण कर दिया, आक्रमण कर दिया। किसके, यानी कि आदर्शों पर, यानी कि किसके कहने पर, चाणक्य, चाणक्य के अनुसार, और वहां पर आक्रमण कर और नंद वंश पर विजय प्राप्त की। ठीक है, जिसके कारण मौर्य वंश और भी विस्तार करने लगा। तो ये हमारे किसके कारण हुआ था, नंद वंश की एक तो कमजोरी, ठीक है, और बदनामी। तो वहां पर कमजोरी बहुत यानी कि निखर के आने लगी, जिससे उनकी जो नंद वंश की बदनामी होने लगी, आसपास के क्षेत्र में लोगों में भी
यानी कि फूट पड़ने लगी, जिससे नंद वंश का संपर्क टूटने लगा और लोग वहां पर तितर बितर होने लगे, यानी कि इधर उधर बिखरने लगे, जिससे वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने उसका फायदा उठाते हुए वहां पर तख्ता पलट कर दिया एवं आक्रमण कर उसको अपने अधीन कर लिया। और नंद वंश के क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। ठीक है, नोट डाउन कीजिए जल्दी। हो गया? जो वहां पर क्या है, जो हमारे चंद्रगुप्त के जो गुरु थे चाणक्य, ठीक है, तो उनके अनुसार वही चंद्रगुप्त मौर्य की नीति और सारे फैसले यानी कि वह करते थे, जिसमें हमारा देखने को मिलता है कि वही यानी कि उनकी रणनीति वगैरह सब डिसाइड करते थे। तो उनको वह चंद्रगुप्त के शत्रुओं को भी उन पे विजय प्राप्त ना हो, इसलिए वह रणनीतियां बनाते रहते थे। चंद्रगुप्त के शत्रुओं के खिलाफ चाणक्य ने जो चालें चली उसका वर्णन कहाँ देखने को मिलता है? उसका वर्णन हमें मुद्रा राक्षस, ठीक है, नाटक में देखने को मिलता है। तो कहां पर हमें देखने को मिलता है? जो मुद्रा राक्षस नाटक है, तो उसमें हमारे किसका, चाणक्य का जो दुश्मनों के प्रति जो चालें चली थी उसकी झलक हमें यहाँ पर मुद्रा राक्षस में देखने को मिलती है। तो मैं नाटक की जिसकी रचना इसकी रचना ठीक है, इसकी जो रचना है हमारे किसने की थी, बताइए आप जल्दी। जो हमारे हैं विकास दत्त, ठीक है, जो है विकास दत्त है, उन्होंने इसका कहां पर मुद्रा राक्षस की वो किया था रचना, ठीक है, 9वीं शताब्दी में। ये याद रखना आप जो पॉइंट है, ठीक है, और नोट डाउन साथ साथ में करते चलिए, ठीक है, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। कर लिया ना नोट डाउन?
आइए हम देखते हैं आगे कि किस प्रकार जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे आक्रमण किया और कैसे भारत पे ज्यादा से ज्यादा भारत के राज्यों पर अपना आधिपत्य जमाते गए। यानी कि देखा जाता है यूनानी लेखक, ठीक है, जो यूनानी लेखक हैं जस्टिन, वो कौन है? यूनानी लेखक है, ठीक है। उनके अनुसार चंद्रगुप्त की 6 लाख सेना ने पूरे भारत को अपने पैरों तले रौंद दिया, ठीक है। जिसमें क्या है, यूनानी लेखक जस्टिन के अनुसार यानी कि जो चंद्रगुप्त की मौर्य सेना है 6 लाख, ठीक है, ये याद रखना आंकड़ा है जो 6 लाख सेना, जिसमें हमारे क्या थे, घुड़सवार थे और हाथी सवार थे और कुछ पैदल यात्री थे। जो सेना है वो पैदल थी और घुड़सवार थी और हाथी, यानी कि वहां पर देखने को मिलता है आपको, यानी कि काफी संख्या में हाथी और घोड़ों का इस्तेमाल होते हुए दिखता है, जिससे वहां पर मौर्य साम्राज्य और अधिक शक्तिशाली होता चला गया, जिससे वह अधिक से अधिक युद्धों को जीत पा रहा था। तो जिसमें क्या है, आगे चल के चंद्रगुप्त ने पश्चिम भारत को किसको, चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमोत्तर भारत को एवं उत्तर भारत को सेल्यूकस, ठीक है, किसकी सेना से, सेल्यूकस, जो हमारे पश्चिमोत्तर में देखने को मिलता है, सेल्यूकस के कैद या चंगुल बोल सकते हैं आप, चंगुल से आजाद कराया। उन्होंने क्या किया, वहां पर आक्रमण कर और जो पश्चिमोत्तर भारत हमारा, ठीक है, पश्चिमोत्तर भारत है, किसकी कैद से, सेल्यूकस की कैद से उसको आजाद कराया और वहां पर अपना आधिपत्य और जमाया। तो जिसमें यूनानी के अनुसार माना जाता है कि चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच समझौता हो गया था। उन्होंने क्या किया कि आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य ने और सेल्यूकस के बीच में बातचीत हुआ और उनके बीच में समझौता हो गया, ठीक है, ये नोट डाउन कीजिए जल्दी फटाफट। हो गया नोट डाउन, चलिए आगे चलते हैं।
चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच में समझौता होने पर और कौन, सेल्यूकस, सेल्यूकस के बीच समझौता होने पर सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी, ठीक है, कितना, 500 हाथी मांगे और उसके बदले में क्या दिया होगा, बताइए आप मुझे, बदले में क्या दिया होगा। जैसे आपको पता है पिछले यानी के जमाने में क्या है, लेन देन होता था, और यानी कि उसके अनुसार आप मुझे बताइए कि 500 हाथी के बदले सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या दिया होगा, लगाइए अंदाजा जल्दी। यानी कि पूर्वी अफगानिस्तान, पूर्वी अफगानिस्तान, ठीक है, और क्या है, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान क्षेत्र, और क्या दिया है मैं, क्या क्या हो गया, पूर्वी अफगानिस्तान और बलूचिस्तान क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र, जिसमें हमारा देखने को मिलता है कई जो सिंधु यानी के सिंधु पश्चिमी क्षेत्र, क्या क्या हो गया हमारा, पूर्वी अफगानिस्तान और बलूचिस्तान क्षेत्र और सिंधु पश्चिमी क्षेत्र, यह इसको यानी के दे दिया, किसके बल दी, 500 हाथी के बल दी, ठीक है, जिसपे उन्होंने अपना आधिपत्य कर लिया। मौर्य साम्राज्य ने यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने काफी मोस्टली यानी कि पूरे भारत पर, माना जाता है कि पूरे भारत पर ही धीरे धीरे कब्जा कर लिया, लेकिन भारत में कुछ क्षेत्र रह गया था, जिसमें आइए देखते हैं कि यानी कि ये नोट डाउन कर लिया ना आपने, जल्दी कीजिए, जल्दी फटाफट। चंद्रगुप्त ने लगभग लगभग पूरे भारत पर अपना अधिकार कर लिया था। चंद्रगुप्त के अधीन कुछ क्षेत्र नहीं आ पाए, जैसे हमारा कौन सा है, तमिलनाडु, जैसे तमिलनाडु हो गया आपका, और पूर्वी भारत,
पूर्वी भारत, जैसे उड़ीसा हो गया है ना, जिसमें आपका कुछ क्षेत्र उड़ीसा का है और पूर्वी भारत का क्षेत्र है जो पूरी तरीके से उनके अधीन नहीं आ पाया। लेकिन आगे चलकर मौर्य वंश के वंशज ने इसे अपने क्षेत्र में अपने अधीन कर लिया। जो आगे चलकर उनके जो चंद्रगुप्त के वंशज हैं जो जो बढ़ते गए थे, तो वैसे ही उन्होंने आगे चलकर किस पे, तमिलनाडु और पूर्वी भारत पर अपना आधिपत्य यानी कि क्या, अधिकार कर लिया और उसको अपने अंडर में मिला लिया, जिससे देखने को मिलता है कि संपूर्ण भारत पर मौर्य साम्राज्य का आधिपत्य हो गया। नोट डाउन कीजिए फटाफट जल्दी। हो गया? चंद्रगुप्त ने अपना विशाल साम्राज्य स्थापित किया, जिसकी झलक हमें कहां देखने को मिलती है, जिसकी झलक हमें मेगास्थनीज की इंडिका में देखने मिलती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना विशाल साम्राज्य स्थापित किया था, तो जिसके बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है, मेगास्थनीज की इंडिका। तो मेगास्थनीज की इंडिका है वह सेल्यूकस की यानी कि जो कई टुकड़ों में बटी हुई थी इससे पहले, तो जिसमें यानी कि संपूर्ण जो टुकड़े थे वह यानी कि किसी ने नष्ट करने को इसे ट्राई किया था, तो वह प्रॉपर नष्ट नहीं हो पाई थी, जिसके कुछ टुकड़ों को एकत्रित करके यानी कि इंडिका के रूप में स्थापित किया। तो इसमें हमें किसका देखने को मिलता है, विशाल साम्राज्य चंद्रगुप्त का देखने को मिलता है। मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था, जो सेल्यूकस के कहने पर कहां गया था, चंद्रगुप्त
चंद्रगुप्त के दरबार में गया था। किसके कहने पे गया था? यूनानी व मेगास्थनीज, ठीक है, मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था जो सेल्यूकस के कहने पर कहाँ गया था? चंद्रगुप्त के दरबार में गया था और वहां पर वह उससे वार्तालाप कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर कहां पर, यानी कि जो कहां पर गया था चंद्रगुप्त मौर्य? पाटलिपुत्र, ठीक है, राजधानी पाटलिपुत्र। नोट डाउन कीजिए जल्दी फटाफट। हो गया? इंडिका मौर्य वंश की किस पे नजर डालती है? समाज, और बताइए। समाज हो गया, ठीक है, और आपका समाज हो गया। प्रशासन एक आप लिख सकते हैं, प्रशासन, और बताइए क्या लिख सकते हैं हम? ठीक है, प्रशासन हो गया आपका, समाज हो गया, और आप अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था आदि पर नजर डालती है, जिसमें हमें देखने को किसमें इंडिका में मिलता है? समाज, प्रशासन और अर्थव्यवस्था, उसके बारे में हमें विस्तृत जानकारी मिलती है। नोट डाउन कीजिए जल्दी। चंद्रगुप्त एक, इसमें एक चीज और निकल के आती है कि कुछ इतिहासकारों के अनुसार माना जाता है कि चंद्रगुप्त है जो एक स्वेच्छाकारी 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 था, जो जो सारे अधिकार जो सारे अधिकार अपने हाथों में रखता था। इतिहासकारों के अनुसार चंद्रगुप्त एक स्वेच्छाकारी राजा था जो सारे अधिकार अपने हाथों में रखता था। तो इससे यह पता नहीं चलता है कि वह लोगों की आगे जो, यानी कि जो राजा का दरबार लगता है उसमें जो फरियादी लोग आते हैं वह सुनता होगा या नहीं होगा। तो इसके बारे में हमें सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, इसके बारे में कोई अच्छे से वर्णन है नहीं है। तो नोट डाउन कीजिए आप इसे भी जल्दी और आगे चलते हैं। हो गया?
और माना जाता है मेगास्थनीज के अनुसार मेगास्थनीज के अनुसार मेगास्थनीज की यानी कि इंडिका पुस्तक है, उसमें भी आपने देखा है, ठीक है। तो वह कहाँ रहता था? मेगास्थनीज पाटलिपुत्र में, ठीक है, वहीं रहता था उसके दरबार में, पाटलिपुत्र में। तो उसके अनुसार राजा की सहायता सहायता के लिए एक सभा का गठन हुआ हुआ था, जिसमें बुद्धिमान लोग बुद्धिमान लोग ही रहते थे और राजा की हर प्रकार से सहायता सहायता करते थे। लेकिन राजा जो है वह राजा की सहायता करते थे ये सभी लोग, लेकिन इसमें भी वह राजा यानी कि देखने को नहीं मिलता है कि वह राजा उन यानी कि जो अधिकारी थे उनके प्रति जवाबदेही था या उनकी बातें मानता था, या ऐसा कुछ नहीं था। जो राजा को वो सलाह देते थे और वह जो अच्छा लगता था वह करता था चंद्रगुप्त। तो जिसमें देखने को मिलता है हमें कि प्रांत, उसमें कई प्रांत थे, ठीक है। मौर्य साम्राज्य कई प्रांतों में विभक्त यानी कि बटा हुआ था। हर प्रांत में 5-5 लोग होते थे। हर प्रांत में 5 लोग होते थे जो वहां का कार्यकाल संभालते थे, जिसमें हमें देखते हैं कि कई यानी कि जो प्रांत है वह बटे हुए थे और अपने अपने कार्य संभालते थे। तो जो प्रांत है उनका अधिकार प्रांतों का अधिकार राजकुमारों को दिया जाता था। राजकुमार के अधिकार क्षेत्र में होते थे और राजकुमार भी यानी कि उन्हीं को यानी कि प्रांतों का अधिकार दिया जाता था। जो राजकुमार थे प्रांतों का अधिकार केवल राजकुमार एवं वंश के लोगों को ही
दिया जाता था। जो यानी कि राजकुमार होते थे एवं वहां के जो वंश के लोग थे उन्हीं को सिर्फ दिया जाता था किसका, प्रांत का अधिकार। नोट डाउन कीजिए फटाफट जल्दी। हो गया। अब देखते हैं प्रांत भी यानी कि हमें कई भागों में विभक्त यानी कि बटे हुए दिखते हैं। प्रांत कई भागों में बटे हुए थे। जैसे हमने देखा है कि जो प्रांत थे वह किसके अधीन आते थे, राजकुमारों के अधीन आते थे। और राजकुमार भी यानी कि किसके, यानी कि ऊंचे कुल वंश के या वैसे होना चाहिए। तो सिर्फ उन्हीं को ये दिया जाता था जिसमें हमारा प्रांत भी कई भागों में बटा है। जैसे हमारा ग्रामांचल हो गया, और बताइए ग्रामांचल हो गया आपका, और नगरांचल हो गया आपका। नगरांचल इनमें यानी कि बटे हुए थे जिसके कार्य अलग अलग निर्धारित थे। दोनों का प्रशासन व्यवस्था थी इनमें, दोनों में प्रशासन व्यवस्था थी। ठीक है, तो ये दोनों के अंदर, किसके अंदर, नगरांचल और ग्रामांचल के दोनों के अंदर प्रशासन व्यवस्था देखने को मिलती है हमें। तो आप नोट डाउन करते रहिए और अपने नोट्स बनाते रहिएगा और हमारी वीडियोस देखते रहिए जिसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। और हर कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, हर क्वेश्चन एग्जाम के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप बने रहिएगा वीडियो में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट भाग में। जय हिंद।